अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ें ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरग से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। इमरान खान साहब बहुत जल्द जेल से बाहर आ रहे हैं। इस हवाले से जो सहाफ़ी आजकल बोल रहे हैं उनकी डिटेल्स क्या है वो तो मैं आपके सामने रखूंगा ही रखूंगा, लेकिन जो मेरी अपनी इंसाइट थी, जो मैं काफ़ी दिन से इसके ऊपर तस्करा भी कर रहा था, मुख्तलिफ व्लॉग्स में ये जिक्र भी किया कि जो पर्पस था वो तकरीबन सर्व हो चुका है। मेन पर्पस ये था कि इलेक्शन 2024 8 फरवरी को हो जाए। पहले तो वो नहीं कराने की बात हो रही थी, फिर वो हो जाए। जब वो गुजर गए हैं, पर्पस सर्व हो गया है, मर्जी की हुकूमत आ गई है, मर्जी का बंदा वजीर आजम बन गया है, मर्जी का बंदा वफाक के अंदर वजीर दाखिला है, मर्जी की बंदी पंजाब के अंदर वजीर आला है, मर्जी का बंदा बलोचिस्तान के अंदर चीफ मिनिस्टर है, और फिर सिंध जो है वो पीपल्स पार्टी के पास है, मर्जी का बंदा ऐवान सदर के अंदर है, और फिर केपीके के अंदर एक गवर्नमेंट आई है जिसके ऊपर रिटेलिएशन है। तो ये तमाम तर मामलात मर्जी के मुताबिक जब हो चुके हैं तो अब इमरान खान साहब का जेल के अंदर रहना, इसका कोई जवाब बनता नहीं है। इमरान खान साहब की रिहाई शायद आज से 10-15 दिन पहले हो चुकी होती, लेकिन नहीं हो सकी। उसकी वजूहात सिर्फ और सिर्फ वो सख्त स्टेटमेंट्स हैं, वो सख्त बयानात हैं जो अब तक अडियाला जेल के अंदर से आ रहे हैं। अब ये मेरी इंसाइट थी कि पर्पस सर्व हो चुका है, तो इमरान खान साहब को रिहा हो जाना चाहिए। इसमें टाइम ऊपर नीचे हो सकता है, जो ब्रीदिंग एरर्स हैं, जो ब्रीदिंग स्पेसेस हैं वो बढ़ सकती हैं, लेकिन जो जो लोग खुलकर बोलते रहेंगे उनके खिलाफ क्रैकडाउन होता रहेगा। उसकी इब्तिदा कब से होनी है, उसकी इंतहा कब तक रहेगी, इसके हवाले से कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन अब कुछ और सहाफ़ी हैं जो बोलना शुरू हो गए हैं, मैं उनकी तफसीलात भी आपके सामने शेयर करूंगा। इसलिए गुजारिश ये है कि आपने वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे, उंगली या साथ रखे डंडे से दबा दीजिएगा ताकि तमाम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। सबसे पहले बात कर लेते हैं मजहर अब्बास साहब की। मजहर अब्बास साहब इंतहाई सीनियर सहाफ़ी हैं, मुल्क के नामवर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं, एक टेलीविजन के ऊपर बतौर तज्जियाकार बैठते भी हैं, मुख्तलिफ चैनल्स पर आप उनको देखते हैं। उन्होंने कहा है कि ये इमरान खान साहब के वापस आने की इब्तिदा है, यानी इमरान खान साहब की जेल से वापस निकलने की इब्तिदा है, वरना इतनी सारी बातें बर्दाश्त नहीं की जाती। उनका यह भी कहना था कि हालात चाहे जिस डगर पर भी चले जाएं, आखिरी सोल्यूशन मुल्क की इस वक्त सबसे बड़ी ताकत यानी अवाम की ताकत यानी उनके लीडर के पास है, और उसका रास्ता अडियाला जेल से होकर गुजरता है। इस हवाले से और भी बहुत सारे साफी इस टॉपिक के ऊपर बात कर चुके हैं, लेकिन मजहर अब्बास साहब ने बबांगे दोहल खुलकर ये बात कर डाली है। एक और हमारे दोस्त हैं, उनका नाम है एजाज सैयद। एजाज सैयद माने हुए चंद एक रिपोर्टर्स में से एक हैं जिनकी बात तकरीबन क्रेडिबल होती है और उनकी बात के ऊपर यकीन किया जा सकता है। वो कहते हैं, और उन्होंने बड़ा दावा कर डाला है कि इमरान खान साहब अप्रैल नहीं तो मई के अंदर रिहा हो जाएंगे। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, लेकिन उनके साथ साथ उन्होंने एक और बात कह डाली, वो ये कि इमरान खान साहब अगर बाहर आते हैं और बाहर आने के बाद फिर उसी अपनी बात के ऊपर कायम रहते हैं या कहीं से भी थोड़ी सी भी रेड लाइन क्रॉस होती हुई नजर आती है तो हालात फिर खतरनाक हद तक आगे जा सकते हैं। और जिस तरह भुट्टो की फांसी का वाकया पेश आया था, खुदा न खास्ता इस तरह का कोई मामला हो सकता है। तो ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है जो एजाज सैयद की जानिब से आया है। वो क्लेम करते हैं कि मैं आपको बड़ी खबर दे रहा हूं कि अप्रैल या मई के अंदर इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे। मानना उनका भी यही है कि पर्पस सर्व हो चुका है, इलेक्शन हो चुके हैं, इलेक्शन में मर्जी की हुकूमत आ चुकी है, इलेक्शन में मर्जी के प्रोविंसेस के अंदर लोगों को रिप्रेजेंटेटिव लगा दिया गया है, तो अब आगे कोई मकसद बचता नहीं है। अब ये हुकूमत कितना अरसा चलती है, कितने अरसे तक कायम रहती है, ये अलग डिबेट है। इमरान खान साहब दोबारा पार में आ सकेंगे नहीं आ सकेंगे, ये भी अलग डिबेट है। लेकिन असल डिबेट ये है कि जो मेन मरहला था वो निकल चुका है, अब ब्रीदिंग स्पेस भी तकरीबन ओवर हो चुका है। असल जो डायरेक्शन तय होगी वो ईद के बाद तय होगी कि आगे मामलात किस तरफ जाते हैं। कुछ और हमारे साफी बरादरान हैं, उन्होंने क्या बोला है, मैं उनकी डिटेल्स आपके सामने शेयर करता हूं। नजम सेठी साहब कहते हैं, जब हम लोग आपस में बैठते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, गौर से सुनिएगा। नजम सेठी साहब कहते हैं, जब हम लोग आपस में बैठते हैं, अगर 10 लोग होते हैं
तो उसमें से 6 पीटीआई के सपोर्टर होते हैं। अगर 10 लोग होते हैं तो उसमें से 6 पीटीआई के सपोर्टर होते हैं, 6 इन्होंने कम बताया। जो मेरी बात होती है, मैं मिलता हूं, अगर 10 लोग होते हैं 10 में से 9, बाजों का 10 के 10 पीटीआई के सपोर्टर निकलते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ उन्हीं के हलकों में जाता हूं या उन्हीं अहबाब में बैठता हूं जो पीटीआई के सपोर्टर हैं। मैं रैंडमली कहीं पर भी किसी चौराहे पे, किसी गली कूचे पे, किसी गाड़ी पार्किंग साइड पे, किसी सिग्नल पे, कहीं पर भी लोगों से मुलाकात करता हूं तो वहां पर मैं देखता हूं कि अगर 10 लोगों से बात की जाती है तो 10 में से 9 पीटीआई के होते हैं, एक आध जो होता है वो किसी और जमात का होता है। तो वो ये कहते हैं, जब हम लोग आपस में बैठते हैं, अगर 10 लोग होते हैं तो उसमें से 6 पीटीआई के सपोर्टर होते हैं, 2 नून लीग या पीपल्स पार्टी के निकल आते हैं और 2 न्यूट्रल भी हो सकते हैं। अच्छा, नजम सेठी एक और बात कहते हैं, इनकी इस बात से मैं मुत्तफिक नहीं हूं बाय द वे, इन्होंने जो बात कह डाली है इसकी इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं करता, लेकिन स्टेटमेंट इनका तो वो स्टेटमेंट आपके सामने रखता हूं। वो कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर पहली दफा काउंटर प्रेशर आया है, एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर पहली दफा काउंटर प्रेशर आया है, इसी वजह से एस्टैब्लिशमेंट की प्लानिंग में गड़बड़ हो गई है। अब मुझे इनकी इस बात से किसी हद तक इत्तेफाक तो नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि प्लानिंग जो है वो हमेशा गड़बड़ होती रही है, प्लानिंग गड़बड़ होती रही है और प्लानिंग के अंदर मामलात आ जाते होते हैं, लेकिन जो काउंटर प्रेशर है उस प्रेशर का जो थ्रेशोल्ड है वो नॉर्मल प्रेशर से कई हजार गुना ज्यादा है। ठीक है, तो वो कहते हैं ना कि सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ है, जो काउंटर प्रेशर है ना सूरज है। तो ये वाला मामला जो है ना, इसमें जरा फर्क कर लेना चाहिए, अभी तक इनको समझ नहीं आ रहा। अच्छा, एक और हमारे साफी दोस्त हैं इफ्तिखार अहमद साहब, इफ्तिखार अहमद साहब की जो गुफ्तगू है ना, इससे भी मैं इत्तेफाक नहीं करता। वो कहते हैं लोग इमरान खान के लिए वोट डालने नहीं निकले, सुनिएगा जरा गौर से सुनिएगा, लोग इमरान खान के लिए वोट डालने के लिए नहीं निकले बल्कि उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ वोट डाला। अच्छा, इसको आप यूं तो कह सकते हैं कि लोग इमरान खान साहब की मोहब्बत में नहीं बल्कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ या जरदारी साहब की नफरत में वोट डाल चुके हैं, तो ये तो समझ में आती है। लेकिन यह कहना कि वोट इमरान खान को नहीं पड़ा और एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ पड़ा है, तो मेरे ख्याल में इफ्तिखार अहमद साहब ये द्रोह गोई से काम कर रहे हैं, इसमें उनको बीच में लाने की जरूरत ही नहीं है। मेरे ख्याल में ये एंटायर पीडीएम वोट पड़ा है जिसकी मिसाल नहीं मिलती, और फिर इमरान खान के हक में या उनकी पसंद में भी पड़ा है। अब अगर उनकी पसंद में ना पड़ा होता, सोचे इमरान खान ने एक ऐसे नॉर्मल से वर्कर को यानी खंबे को भी खड़ा कर दिया तो वो जीत गया है, तो ये कोई बात मजाक वाली बात नहीं है, इसको समझने की जरूरत है। हामिद मीर साहब ने क्लेम किया है, हामिद मीर साहब क्या कहते हैं, ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं। आज का मेरा व्लॉग जरा डिफरेंट किस्म का है, मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं। वो कहते हैं मुझे पता है कि कैमरे कौन लगाता है, स्वीपर्स लगाते हैं, ये हामिद मीर कहते हैं। वो क्यों लगाते हैं? क्योंकि उनके बेटे या बेटी को गिरफ्तार किया जा चुका होता है, उठा लिया गया होता है। मेरे पास गवाह मौजूद हैं हामिद मीर। तो हामिद मीर वो इनसाइट बता रहे हैं या इनसाइड स्टोरी बता रहे हैं कि वो मामला क्या है जिसकी वजह से कैमरे लगाए जाते हैं। अब आ जाते हैं हमारे प्यारे दोस्त शहरियार आफरीदी साहब, वो आजकल बहुत खुलकर बबांगे दौल बोल रहे हैं, उठा के मारा है उन्होंने सारी चीजों को। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने कहा जिन्होंने खान की कमर पर छुरी घोंपी है आपको हम फिर से गले नहीं लगाने देंगे। ये अंदर का जो रियल पख्तून है जो खान के साथ जुड़ा हुआ है, वो कहता है खान को दोबारा गले नहीं लगाने देंगे उन लोगों को जिन्होंने खान के पीठ में खंजर घोंपा था। और वेरी वैलिड पॉइंट है ये। अगर जज्बा तमाम उन पीटीआई वर्कर्स का हो जाए जो देखते हैं कि खान की मुख्तलिफ मामलात के अंदर जेल में रसाई नहीं है अपने मरकजी लीडरशिप से, तो उन तक रियलिटी ये पहुंचनी चाहिए कि असल में वो लोग थे कौन जिन्होंने उनकी पीठ पे खंजर घोंपा। इतने तो खैर बच्चे खान साहब भी नहीं, उनको भी पता होगा, लेकिन फिर भी उनको एक रियल पिक्चर या ट्रू पिक्चर दिखाई जानी चाहिए। अब खान साहब की रिहाई का जो मामला है उसके ऊपर अगेन जो क्लेम्स हैं बड़े बड़े हैं, मैं फिर भी उसमें थोड़ा सॉफ्ट रहते हुए ये कहूंगा कि बहुत ज्यादा दूर नहीं, अगर बहुत ज्यादा करीब नहीं तो बहुत ज्यादा दूर भी नहीं है इमरान खान साहब की रिहाई। इमरान खान साहब को आ जाना चाहिए। आगे क्या हालात बनते हैं खान साहब के आने के बाद? क्या खान साहब दोबारा से फौरी तौर पर पार में आने की पोजीशन में होंगे या नहीं होंगे, ये अलग डिबेट है। क्या सिर्फ साइफर केस में रिहाई इमरान खान साहब की रिहाई का मूजब बन सकती है, ये भी अलग डिबेट है। खान साहब के जेल में रहने से क्या मामलात वाकई सेटल हो गए हैं, उसके बाद उनकी रिहाई मुमकिन हो पा रही है, ये भी अलग डिबेट है। लेकिन एक फैक्टर जो कॉमन है इस सारी गुफ्तगू के अंदर, वो फैक्टर ये है कि जो 8 फरवरी का बैरियर था वो बैरियर क्रॉस हो चुका है, वो बैरियर गुजर चुका है। और अपनी मनपसंद शख्सियात जब इतनी बड़ी बड़ी पोजीशन पे आ गई हैं तो खान साहब अगर हुकूमत में हैं नहीं है, ये दूसरी तरफ की सोच फहम हो सकती है।
تو ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑ سکتا, وہ یہ سمجھتے ہیں. تو اس سوچ یا فہم کو اب خان صاحب کیسے کریکٹ کریں گے, باہر آتے ہیں تو وہ کس حد تک فعال ہوں گے, اندر رہتے ہیں تو کتنا عرصہ رہیں گے, یہ ڈیبیٹ ہے, یہ بہت بڑی ڈیبیٹ ہے. تو لیکن جو ملک کے دیگر صحافی بھی اب اس بات کے اوپر گفتگو کرنا شروع ہو گئے ہیں جس کے اوپر وہ پہلے نہیں کرتے تھے, کہ عمران خان صاحب اب بہت جلد جیل سے باہر آنے لگے ہیں. آج کے ولاگ سے اتنا ہی. سبسکرائب کیجئے, بیل آئیکن ہٹ کیجئے, دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.